हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आरक्षण के बारे में। ठीक है, जैसे कि आप पीछे देख पा रहे हैं स्क्रीन पे कि देश का एक ऐसा राज्य जहां पे आरक्षण लागू ही नहीं है। ठीक है, देश का एक ऐसा राज्य जहां पे पिछले कई महीनों से आरक्षण रोस्टर लागू नहीं है। ठीक है, जिसके वजह से जो तैयारी करने वाला एक युवाओं का वर्ग है, ठीक है, वो बड़ा हतोत्साहित सा महसूस करता है। तो ये आरक्षण 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 कब हटेगा, आरक्षण कब, आरक्षण से संबंधित नए नियम आएंगे, इस सारी चीजों पे बहुत सारी चर्चाएं हो रही थी। तो मुझे लगा कि इस संबंध में एक वीडियो बनाना चाहिए। ठीक है, और अपने को पता होना चाहिए कि आरक्षण का इतिहास कहां से स्टार्ट हुआ। जनरली हम लोगों को लगता है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब आए, उन्होंने संविधान में जो आपका मसौदा तैयार कर रहे थे, ड्राफ्ट बना रहे थे, उसी में आरक्षण डाल दिया और उसी की वजह से आरक्षण आ गया देश में। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से पहले भी बहुत सारे प्रयास किए जा चुके हैं आरक्षण से संबंधित, रिजर्वेशन से संबंधित। ठीक है, ये रिजर्वेशन डिपेंड करता था चीजों पे। ठीक है, कि ये रिजर्वेशन किसमें दिया जाना है, किसको दिया जाना है, एक समुदाय विशेष को दिया जाना है, एक जाति विशेष को दिया जाना है, एक वर्ग विशेष को दिया जाना है, गरीबों को दिया जाना है, दलितों को दिया जाना है। ठीक है, तो आरक्षण वेरी करता था। इस वेरी करने वाली चीजों को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान में मेंशन किया कि आरक्षण देना है आपको, किसको, अनुसूचित जाति को, अनुसूचित जनजाति को, एसटी वर्ग को और एससी वर्ग को। ठीक है, जो स्टार्टिंग में केवल 10 वर्षों के लिए था और बाद में इसको संशोधन के द्वारा आपका बार बार प्रत्येक 10 वर्षों के लिए बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं आरक्षण का इतिहास। तो ये आरक्षण का इतिहास स्टार्ट होता है आपका 1882 से, 1882 से आरक्षण का इतिहास स्टार्ट होता है। 1882 में हंटर आयोग का गठन किया जाता है। ठीक है, इस हंटर आयोग में जो विलियम हंटर थे, ठीक है, वह इनके साथ ज्योतिबा राव फुले। ठीक है, ज्योतिबा राव फुले कौन है? ज्योतिबा राव फुले आपका सत्य शोधक समाज के संस्थापक हैं। दलित विशेष वर्ग को ऊपर उठाने के लिए ज्योतिबा राव फुले ने बहुत काम किया है। ठीक है, इनकी कई पुस्तकें भी हैं। ठीक है, तो ज्योतिबा राव फुले कौन है? आपके सत्य शोधक समाज के संस्थापक हैं। इन्होंने हंटर आयोग के समक्ष क्या किया? आरक्षण की मांग की। दबे कुचले दलित वर्ग के लिए क्या किया? आरक्षण की मांग की। 1882 से ही आपका ये आरक्षण शब्द सामने आ जाता है, लोग आरक्षण की बात करना स्टार्ट कर देते हैं। 1882 के बाद 1891, ठीक है, त्रावणकोर के जो सामंती राजा थे, उन्होंने भी आरक्षण से संबंधित मुद्दा उठाया, उन्होंने भी आरक्षण की मांग रखी। इसके बाद आइए आप, ठीक है, कि आरक्षण की शुरुआत कहां से हुई। ठीक है, आरक्षण स्टार्ट कहां से हुआ? तो 1902, ठीक है, महाराष्ट्र की सामंती रियासत कोल्हापुर, ठीक है, महाराष्ट्र की सामंती रियासत कोल्हापुर के महाराज हुआ करते थे साहू जी। तो साहू जी ने आरक्षण की शुरुआत की, अपने रियासत में क्या किया? उन्होंने आरक्षण लागू कर दिया। ठीक है, जो दलित वर्ग था, जो शोषित वर्ग था, उनके लिए उन्होंने क्या किया? साहू जी के द्वारा क्या किया गया कि अपने क्षेत्र में आरक्षण को लागू कर दिया गया। तो 1902 बोल सकते हैं, 1902 बोल सकते हैं आप, जब आरक्षण की शुरुआत कर दी गई। ठीक है, इसके बाद 1909 का आपका मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आता है, मॉर्ले मिंटो सुधार, इसमें भी आरक्षण की बात की गई। ठीक है, इसके बाद 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, इसमें भी आरक्षण की बात की गई। 1921 मद्रास प्रेसिडेंसी, ठीक है, 1921 में क्या होता है कि जो मद्रास प्रेसिडेंसी है वो आरक्षण से संबंधित, वो जातिगत आरक्षण से संबंधित एक आपका सरकारी आज्ञा पत्र जारी कर देता है, जो वहां के दबे कुचले लोगों का क्या करेगा? आपका शासकीय सेवाओं में नेतृत्व करने से संबंधित था। ठीक है, फिर इसके आगे चलते हैं, क्या कहानी घटित हुई? तो 1931, ठीक है, अपना राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाला समय चल रहा है। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने जस्ट समाप्त किया, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रहा है आपका 1931 में। तो जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं मैकडोनाल्ड, ठीक है, वो क्या करते हैं? आपका कम्युनल अवार्ड लेकर के आते हैं। ठीक है, ये बी आर अम्बेडकर जी जो थे उनको काफी पसंद आया, क्योंकि इसमें दलित वर्ग का जो इलेक्टोरेट था वो अलग किया जाना था। ठीक है, इस चीज को लेकर, क्योंकि दलितों को गांधी जी भी बहुत पसंद करते थे। ठीक है, तो गांधी जी कभी नहीं चाहते थे कि दलित वर्ग को अलग रखा जाए। तो गांधी जी क्या करते हैं? आपका अनशन पे बैठ जाते हैं। ठीक है, गांधी जी उपवास रख लेते हैं। फिर काफी मिन्नतों के बाद, काफी कोशिशों के बाद अम्बेडकर जी और गांधी जी के मध्य एक समझौता होता है, जिसमें वो क्या करते हैं? जो कम्युनल अवार्ड में दलितों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई है,
इसको हटा दिया जाता है। ठीक है, तो 1932 में ये होता है आपका पूना पैक्ट। पूना पैक्ट किसके किसके मध्य हुआ था? तो पूना पैक्ट या पूना समझौता हमारा हुआ था गांधी जी व अंबेडकर जी के मध्य। ठीक है, गांधी जी व अंबेडकर जी के मध्य हमारा पूना समझौता हुआ था, जो ये कम्युनल अवार्ड है इसको हटाने की बात की गई। ठीक है, इसके बाद 1935 का जो एक्ट आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, फिर से उसमें आरक्षण की बात रखी गई। 1942 अखिल भारतीय दलित महासंघ, ठीक है, किसका है, किसके द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था अखिल भारतीय दलित महासंघ को? तो अखिल भारतीय दलित महासंघ को भी एस्टैब्लिश किया गया था किसके द्वारा? डॉक्टर बी आर अंबेडकर के द्वारा। ठीक है, इन्होंने उस शोषित वर्ग, उस दलित वर्ग को न्याय दिलाने के लिए फिर से एक मुद्दा उठाया कि इन वर्गों को आपका आरक्षण दिया जाना चाहिए, रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो 1942 तक की कहानी हो गई। इसके बाद अपने को पता है कि 1947 में हम आजाद हो गए, 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हो गए। कैबिनेट मिशन आया, कैबिनेट मिशन ने हमारा क्या किया? संविधान सभा का निर्माण करवाया। उस संविधान सभा में आपका संविधान बनने की कार्रवाई प्रारंभ हुई। जो ड्राफ्ट कमेटी थी, जो प्रारूप समिति थी, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अंबेडकर, जिन्होंने संविधान का मसौदा तैयार किया, जिनको आपका आधुनिक मनु कहा जाता है। बी आर अंबेडकर जी को मॉडर्न मनु के नाम से भी संबोधित किया जाता है आपका। ठीक है, तो वो है, संविधान बना। फाइनली 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। संविधान सभा में फिर आरक्षण की बात रखी गई। ठीक है, बी आर अंबेडकर के द्वारा आरक्षण की बात रखी गई कि आरक्षण वाले मुद्दे पे बाकी लोगों का क्या विचार है। ठीक है, तो काफी बहस हुआ, काफी दुनियादारी की चीजें हुई। फाइनली आपका एक मत तय किया गया कि जो आपके दबे कुचले लोग हैं, जो दलित वर्ग है, जो पिछड़ा वर्ग है, उनको समाज की मुख्य धारा में लाना तो जरूरी है, उनको तो समाज की मुख्य धारा में लाना ही पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करें कि हम 10 वर्षों के लिए ये आरक्षण का जो नियम है इसको लागू कर दें। ठीक है, 10 वर्ष के बाद देखा जाएगा कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो स्टार्टिंग में एससी के लिए 15% और एसटी के लिए 7.5% आरक्षण तय कर दिया गया। कितने वर्षों के लिए? केवल 10 वर्षों के लिए। ठीक है, 10 वर्ष बाद इसको अगेन आपका बढ़ा दिया जाता है 10 वर्ष के लिए। ठीक है, अगेन 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता है। ऐसे 10-10 वर्ष करके आपका अभी तक ये आरक्षण आपका बढ़ा जा रहा है। ठीक है, 1953 में क्या हुआ कि कालेकर आयोग का गठन किया गया कि मूल्यांकन करके बताएं कि आरक्षण का क्या करना है। ठीक है, तो इन्होंने मूल्यांकन किया, काफी रिसर्च किया, इन्होंने रिपोर्ट सबमिट की। इनके रिपोर्ट के आधार पे एसटी और एससी के लिए जो सिफारिशें इन्होंने पेश की थी वो तो मान ली गई, लेकिन ओबीसी का जो सिफारिश था उसको क्या कर दिया गया? आपका रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक है, 1953 कालेकर आयोग। इसके बाद आगे की कहानी गठित हुई 1 जनवरी 1979। ठीक है, मोरारजी देसाई की सरकार है, मोरारजी देसाई आपके प्रधानमंत्री हैं, उनके द्वारा मंडल आयोग का गठन किया गया। ठीक है, उनके द्वारा क्या किया गया? मंडल आयोग का गठन किया गया। मंडल आयोग ने काफी रिसर्च किया आपका। उसके बाद 31 दिसंबर 1980 को उन्होंने राष्ट्रपति के समक्ष मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। ठीक है, रिपोर्ट सबमिट हो गई। इसके बाद कोई बात नहीं, कोई विचार नहीं। रिपोर्ट में 52% ओबीसी, जो हमारे भारत की पॉपुलेशन थी, उनका कहना था कि 52% ओबीसी की पॉपुलेशन है, अदर बैकवर्ड क्लास की पॉपुलेशन है। ठीक है, पिछड़ा जाति की पॉपुलेशन है, तो उसके आधार पे 27% आरक्षण की सिफारिश की उन्होंने की। मंडल आयोग ने कहा कि मैंने 11 बिंदुओं पर स्टडी की है कि सामाजिक रूप से कैसे पिछड़े, आर्थिक रूप से कैसे पिछड़े, शैक्षणिक रूप से कैसे पिछड़े। ठीक है, इन सारे चीजों पर विचार करने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि 52% भारत का जो पॉपुलेशन है वो ओबीसी, अदर बैकवर्ड कास्ट का पॉपुलेशन है। ठीक है, अन्य पिछड़ा वर्ग का पॉपुलेशन है, तो इसलिए इनको 27% आरक्षण सुनिश्चित करवाना हमारा फर्ज होना चाहिए। ठीक है, तो इनकी बात की गई, ये रिपोर्ट सबमिट हुई, मंडल आयोग की रिपोर्ट 1990। ठीक है, 1990 वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, जो 1989 में सरकार में आए और 1990 में चले भी गए। तो विश्वनाथ प्रताप सिंह, वीपी सिंह सोचे कि कुछ तूफानी करते हैं, ऐसा कर दें एकदम मजा आ जाए। ठीक है, तो ऐसा कुछ कर दिया जाए जिसमें एकदम मजा आ जाए। तो उन्होंने क्या किया कि 1990 में मंडल आयोग का जो सुझाव था कि ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जाना चाहिए, तो
तो इन सिफारिशों को वीपी सिंह सरकार ने लागू कर दिया। ओके, तो ये बहुत बड़ा चेंज था आरक्षण के दृष्टिकोण से कि जो एसटी और एससी वर्ग तक सीमित था आरक्षण, वीपी सिंह की सरकार ने इसको ओबीसी वर्ग को भी इसमें सम्मिलित कर दिया और 27%, 27% जो आरक्षण है, ठीक है, वो ओबीसी वर्ग को दे दिया गया। अब जो हमारा कोटा था 22% से बढ़कर के, जो रिजर्वेशन कोटा था, जो आरक्षण का कोटा था, वो 22% से बढ़कर के कहां पहुंच गया, 49.5% पहुंच गया। ठीक है, 49.5% आपका इन बढ़ के पहुंच गया। 1991 में नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री बने, नरसिम्हा राव की सरकार बनी, तो बोले कि थोड़ा और तूफानी करते हैं। और क्या तूफानी करते हैं, तो ये जो ऊंची जाति, जो अग्रणी जाति है, उनके गरीबों के लिए, ठीक है, आप इसको ईडब्ल्यूएस से ज्यादा रिलेट करके समझ पाएंगे कि जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है, ठीक है, उच्च वर्ग के ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपके दलितों के समान गरीब हैं, वो भी समाज की मुख्य धारा में नहीं आ पाए हैं, ठीक है, तो ऐसे लोगों के लिए 10% आरक्षण की बात रखी गई। ठीक है, इसके बाद ये मामला पहुंच गया आपका सुप्रीम कोर्ट 1992 में। 1992 में ये मामला कहां पहुंच गया, आपका सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। इंदिरा साहनी केस के नाम से बड़ा फेमस है ये मामला। ठीक है, तो 1992 इंदिरा साहनी केस क्या है, मूल्यांकन करने के लिए कहा जा रहा है कि ये जो 27% आपका ओबीसी के लिए दे दिए, 10% आपका ऊंची जाति के गरीबों के लिए दे दिए, तो ये ऐसे अगर आरक्षण बढ़ाते रहेंगे तो 110, 120, 150% आरक्षण चल जाएगा। फिर आम जनता क्या करेगी, ठीक है, जो सामान्य वर्ग है वो क्या करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अहम फैसला लिया इसमें, तो उसने कहा कि नहीं, ओबीसी के लिए जो 27% आरक्षण है ये तो एकदम सही है, इसको सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया। लेकिन ये जो 10% वाला है इसमें थोड़ा सा विचार करने की बात है, तो इस 10% वाले को उन्होंने कैंसिल कर दिया और 27% ओबीसी वाले को सही ठहराया। साथ ही एक बात और कही कि जो आरक्षण की सीमा है उसको किसी भी हाल में 50% से ज्यादा नहीं किया जा सकता। 1992 इंदिरा साहनी केस, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 9 बेंचों वाली सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया कि आरक्षण की सीमा को आप 50% से अधिक ना ही बढ़ाएं। ठीक है, 50% के अंदर आपको जो करना है, जिसको घटाना है, जिसको बढ़ाना है, वो आप करते रहिए, लेकिन 50% से एक्सीड नहीं होना चाहिए। ठीक है, बोले ठीक है, बिल्कुल एक्सीड नहीं होगा, 50% ही रहेगा। इसी बीच आपका मोदी जी आते हैं। मोदी जी 14 जनवरी 2019 को एक और तूफानी करते हैं, क्या कि जो ईडब्ल्यूएस वर्ग है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, जो आपका आर्थिक रूप से पिछड़े, आर्थिक रूप से कमजोर, आर्थिक रूप से कमजोर है, उनके लिए 10% का रिजर्वेशन चालू कर दिया। ठीक है, इसके लिए संविधान का 103वां संविधान संशोधन किया गया, 14 जनवरी 2019 से पूरे देश में लागू कर दिया गया। ठीक है, कि 10% का जो आरक्षण है ईडब्ल्यूएस को, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को दिया जाएगा। ठीक है, फिर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, ये करना जरूरी है, ठीक है, और इस पे हमको विचार करने की जरूरत है कि कैसे इन चीजों को रिफॉर्म किया जा सकता है, सुधार किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है। ठीक है, अब आरक्षण हमारा पहुंच चुका है 59.5%, 49.5% तो पहले से था ही, 10% और ऐड हो गया, तो अब हमारा आरक्षण कितना हो गया, 59.5%। ठीक है, ये हमारा केंद्रीय आरक्षण है, जो केंद्र सरकार की संस्थानों में, केंद्र सरकार की वैकेंसीज में, ठीक है, उसमें दिया जाता है। अब आगे बात करते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ की। ठीक है, क्योंकि ये सारा जो बात है ये किसके परिप्रेक्ष्य में हो रहा है, छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में हो रहा है। छत्तीसगढ़ ही देश का वो राज्य है जहां पे पिछले कई महीनों से आरक्षण रोस्टर लागू नहीं है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में, तो छत्तीसगढ़ का जो मातृ राज्य है, ठीक है, अपने को पता है कि 44 वर्षों तक जो छत्तीसगढ़ है वो मध्य प्रदेश का हिस्सा था, और 1 नवंबर 2000 को जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ तो मध्य प्रदेश की ही सारी चीजों को ऑप्ट करके आगे बढ़ा। ठीक है, मध्य प्रदेश की सारी चीजों को ग्रहण कर लिया, तो छत्तीसगढ़ में 50% आरक्षण आया। इसने अपनी मातृ राज्य मध्य प्रदेश से आरक्षण 50%
ले लिया, ठीक है। एसटी के लिए 20%, एससी के लिए 16%, ओबीसी के लिए 14%, जो कि मध्य प्रदेश में भी लागू था, उसी सेम चीज को आपका छत्तीसगढ़ में भी लागू कर दिया गया, ठीक है। ये आपका 1 नवंबर सन 2000 की बात है, जब छत्तीसगढ़ बना तो मातृराज्य से इसने इसको कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है। जनजाति के लिए 20%, जाति के लिए 16% और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 14%। 2005 में केंद्र सरकार बोला, यूनियन गवर्नमेंट बोली कि आप एक काम कर लीजिए कि जनसंख्या के आधार पे आप अपना जो रिजर्वेशन है, जो आरक्षण है, उसमें उलटफेर कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। आप इसको देख लीजिए अपने स्तर पे क्या करना है। तो 2012 में, ठीक है, बीजेपी की गवर्नमेंट थी, रमन सिंह जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो उन्होंने इस 50% को कहां पहुंचा दिया, 58% पे पहुंचा दिया। इसके लिए इन्होंने किया क्या, तो जो 20% एसटी का था उसको बढ़ा दिया 32%। उन्होंने कहा कि जो छत्तीसगढ़ में जनसंख्या का अनुपात है अनुसूचित जनजाति समुदाय का, अनुसूचित जनजाति वर्ग का, वो 30-31% है, तो इनके लिए आरक्षण 32% रखना एकदम उचित है, कोई इशू नहीं है। एससी का आरक्षण जो 16% था उसको घटा दिया 4%, वो कर दिया 12%। ओबीसी एज इट इज, ओबीसी का आपका 14% बना हुआ है, ठीक है। ये रमन सिंह की सरकार द्वारा 2012 में एक तगड़ा तूफानी कार्य किया गया कि इसमें जो विशेष चेंज हुआ वो एसटी के ही रिजर्वेशन कोटा में चेंजेस है, और एससी में क्या हुआ कि ये 16 से 12 हो गए। अब जो एससी समुदाय है, ठीक है, जो सतनामियों का एक ग्रुप था, ठीक है, सतनामियों का जो एक जत्था था, वो पहुंच गया हाई कोर्ट। 2012 में इन्होंने एक पिटीशन फाइल की, इनके बहुत सारे बड़े ग्रुप ने, कि हमारा जो रिजर्वेशन है इसको फिर से 12 से 16 कर दिया जाए, ठीक है। और छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट कैसे 58% पहुंच गई, जबकि कहा गया है माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, कि जो आरक्षण है वो 50% के दायरे में ही रहना चाहिए, उस बाउंड्री को क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो कैसे ये 58% पहुंच गया, ठीक है, इस पे आपका चल ही रहा था। फिर काका, ठीक है, माननीय मुख्यमंत्री जी एक आपका विचार व्यक्त किए कि अभी क्या करेंगे, ओबीसी का आरक्षण बढ़ा देंगे, ठीक है। उनके मन में ये विचार आया ही था, तभी जो हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं अरूप गोस्वामी, ठीक है, इनकी बेंच ने 58% आरक्षण को भी खत्म कर दिया, ठीक है। 58% आरक्षण को इन्होंने नेग्लिजिबल घोषित कर दिया, असंवैधानिक घोषित कर दिया। इन्होंने कहा कि भैया किसी भी हाल में 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कैसे कर दिए 58? 50 से तो ज्यादा होना ही नहीं चाहिए, पता है आप लोगों को, ठीक है, आप लोग जिम्मेदार लोग, कैसे 58 कर दिए? तो उन्होंने बोला कि 58 कैंसिल, 50 लागू, ठीक है। काफी बहस हुई, लेकिन ये चीज अडिग रही कि जो 50% 2012 के पहले वाला आरक्षण रोस्टर है वही लागू होना चाहिए आपका, इसके अलावा कोई भी आरक्षण रोस्टर लागू नहीं होना चाहिए। काका ने ट्वीट किया तुरंत कि हम जाएंगे कहां, सुप्रीम कोर्ट, ठीक, और सुप्रीम कोर्ट में जाकर के बोलेंगे पेंसिल हाई कोर्ट का ऑर्डर कैंसिल। लेकिन ये अभी तक हो नहीं पाया, ठीक है, हाई कोर्ट का ऑर्डर अभी तक सुप्रीम कोर्ट में कैंसिल हो नहीं पाया। बोले अच्छा यहां से ऑर्डर कैंसिल नहीं होगा, कोई बात नहीं, प्लान बी एग्जीक्यूट करते हैं, प्लान बी लेकर के आते हैं। प्लान बी क्या, 76% आरक्षण कर देंगे। 58 कौन सा बड़ा चाहिए, 76% कर देंगे। 58 तो बहुत कम है, 76% रहेगा तो ज्यादा तूफानी होगा, तो ज्यादा मजा आने वाला, ठीक है। तो 76% आरक्षण कर देंगे। इसके लिए 2 दिसंबर 2022 को एक बिल प्रस्तुत किया गया विधानसभा में, छत्तीसगढ़ की विधानसभा में। छत्तीसगढ़ की विधानसभा में यह बिल सर्वसम्मति से पारित हो गया। इस बिल में 76% आरक्षण का बंटवारा कैसे किया गया, एसटी का 32% एज इट इज रखा गया, एससी का 13%, 12 से 1 बढ़ा दिए, 12 तो पहले ही था, 1 बढ़ा दिए, कोई खास परिवर्तन नहीं। ज्यादा तूफानी हुआ ओबीसी वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण जो 14% था उसको बढ़ा करके कर दिए 27%। यहां पे तगड़ा तूफानी हुआ। अच्छा, जो ईडब्ल्यूएस मोदी जी लागू किए थे, ठीक है, वो छत्तीसगढ़ में लागू नहीं हुआ है, तो ईडब्ल्यूएस का भी 4% कोटा रख दिया गया कि 4% सफिशिएंट है, ठीक है। तो 32, 13, 27 और 4 टोटल 76% आरक्षण से संबंधित एक विधेयक प्रस्तुत किया गया, विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित हो गया। लेकिन अपने को पता है
कि कोई भी बिल कानून तब तक नहीं बन सकता जब तक कि उस पर गवर्नर का साइन ना हो जाए। बड़ा अच्छा। अब राज्यपाल वर्सेस काका स्टार्ट है आपका, ठीक है। जैसे ही 58% को असंवैधानिक घोषित किया गया, बोला गया कि 50% के दायरे में रहिए, 58% कैंसिल, तो हमारी जो राज्यपाल थी अनुसुईया उइके, उन्होंने कहा कि जनजाति वर्ग से के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद जनजाति वर्ग के लिए न्याय करते हुए 76% का आरक्षण हमारे माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा ये विधेयक प्रस्तुत किया गया, लाया गया, ठीक है, और राज्यपाल के पास भेजा गया। अब राज्यपाल पूछती हैं कि भैया एक बात बताइए, जब आपका 58% वाला कैंसिल हो गया और 76% वाला आप लेकर के आ रहे हैं, ठीक है, 58 कैंसिल, 58% तो लागू नहीं हो पाया, ठीक है, 50% के अंदर ही है, आप इधर बोल रहे हो कि 76% वाला पे साइन कर दो, तो इसकी क्या गारंटी है कि मामला फिर से हाई कोर्ट में नहीं जाएगा? इसकी क्या गारंटी है कि हाई कोर्ट के जज ये ना बोले कि बोलो पेंसिल 76% आरक्षण कैंसिल? क्या गारंटी है इसकी? ठीक है, आप इस पे एक विस्तृत मसौदा तैयार कीजिए, एक विस्तृत आपकी स्टडी मेरे पास सबमिट कीजिए, इसके बाद मैं इस पे विचार करूंगी, ठीक है। सरकार बोली ओके करते हैं, बिल्कुल भिजवाते हैं, आपके पास पूरा डेटा क्या है कैसे। तो राज्यपाल महोदया ने इसको रोक दिया, इस विधेयक को, ठीक है। ये विधेयक अभी छत्तीसगढ़ में लागू नहीं हो पाया, साइन नहीं हो पाया। इसी बीच क्या हुआ आपका कि अनुसुईया उइके का तबादला हो गया, ठीक है, वो दूसरे राज्य की आपकी राज्यपाल बना दी गई और हमारे नए राज्यपाल आए, ठीक है, विश्वभूषण हरिचंदन जी। विश्वभूषण हरिचंदन जी बोले मैं तो नया राज्यपाल हूं, बिल तो पुराना है, ठीक है, पुराना बिल नया राज्यपाल कैसे, ठीक है। तो देखते हैं, सोचते हैं, विचार करते हैं। सरकार फिर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाई, सरकार बोली कि इन लोग पेंसिल कैंसिल पेंसिल कैंसिल खेल रहे हैं, ठीक है, आप कुछ करिए। तो उन्होंने बोला कि इसमें क्या किया जा सकता है, ठीक है, राज्यपाल का मन है, जब तक रोकना चाहे रोक दे, ऐसा कहीं पे लिखा तो है नहीं कि नहीं रोक सकती। कपिल सिब्बल जो थे, ठीक है, आर्टिकल 200 का हवाला देते हैं, बोलते हैं आर्टिकल 200 के अनुसार, ठीक है, राज्यपाल या तो बिल को पास कर सकती है या तो बिल को वापिस एक बार विचार करने के लिए सदन में भेज सकती हैं या उसको राष्ट्रपति को ट्रांसफर कर दें। तीनों में से कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है, तो तीनों में से कुछ तो करिए। ये ऐसा चल रहा है अभी तक छत्तीसगढ़ में जो आरक्षण रोस्टर है वो लागू नहीं है। अब सबसे बड़ा जो मुद्दा है आरक्षण वर्सेस बेरोजगार युवा, क्या करें हम लोग, जो तैयारी करने वाले हैं उन लोग क्या करें, कहां चले जाएं, ठीक है। पिछले कई महीनों से आपकी कोई भी एक वैकेंसी नहीं आई है। वैकेंसी हाईकोर्ट के द्वारा ही एक आई थी जिसने 50% आरक्षण रोस्टर पे काम करके अपना नियुक्ति किया या नहीं किया, इसके संबंध में मुझे विशेष जानकारी नहीं है, ठीक है। इधर सीजीपीएससी के लोग इंटरव्यू देने गए थे, इंटरव्यू का आखिरी दिन जैसे ही आया कि भाई अब क्या होना चाहिए कि रिजल्ट आना चाहिए, तो आ गया कि आरक्षण कैंसिल, तो वो रिजल्ट रुक गया। ऐसे तमाम जो एग्जाम्स के रिजल्ट हैं वो रोके जा चुके हैं, कोई भी वैकेंसी आ नहीं रही है, ठीक है। जो तैयारी करने वाला युवा वर्ग है उसके सामने ऐसा कोई राह नहीं दिख रहा है, कोई मोटिवेशन नहीं है, कोई गोल नहीं है कि किस चीज की तैयारी करें, ठीक है। वैकेंसी आती रहती है तो हम लोग क्या करते हैं कि चलो ठीक है भैया, एक वैकेंसी दिखी इसके पीछे लग गए, इसमें नहीं हुआ कोई बात नहीं, दूसरी आएगी दूसरे में लग जाएगी, तीसरी आएगी तीसरे में लग जाएंगे, ठीक है। सीजीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ, उसका भी रिजल्ट कब आएगा कैसे आएगा कुछ पता नहीं। एसआई भर्ती आपका पिछले 3-4 साल से चले जा रही है, ठीक है। एसआई भर्ती की तैयारी करने वाला जो युवा वर्ग है जो दौड़ रहा है, ठीक है, वो पृथ्वी के 7 फेरे मार देगा इस तरीके से अगर एसआई भर्ती चलती रही तो ये बड़ा चिंता का विषय है, ठीक है। हम आशा करते हैं कि जल्द ही हमारी सरकार, ठीक है, हमारी न्याय व्यवस्था, हमारी व्यवस्थापिका, हमारी कार्यपालिका सब मिलकर के आरक्षण का कुछ न कुछ उपाय निकालें, ठीक है। तो आप लोगों को आरक्षण के ऊपर क्या विशेष समस्याएं आ रही हैं, आप कैसा फील कर रहे हैं, बिना वैकेंसी के आप तैयारी कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, प्लीज कमेंट करिए। ओके, थैंक यू।